नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जिनका इंटरव्यू करने जा रहा हूं, वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनका नाम गोरखनाथ जी है। सबसे पहले हम उनके बारे में उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं और वे यह भी बताएंगे, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, कि क्या ज़रूरत है पढ़ने के लिए और पदाधिकारियों के लिए भी कि क्या ज़रूरत है उनकी समाज में। सबसे पहले सर, आपने हमें अपने व्यस्ततम शेड्यूल में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सर, ये आप बताइए कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। आपके बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था, क्योंकि मैं होमवर्क ज़रूर करता हूँ जब मैं किसी का इंटरव्यू करता हूँ, कि शहर से निकलकर पदाधिकारी बनना, इस बीच किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं लखीसराय ज़िले के बरहिया ग्राम का रहने वाला हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई और मैं ग्रेजुएशन तक की शिक्षा बरहिया के बीएनएम कॉलेज में पूरा किया। बचपन से मैं अपने क्लास में फर्स्ट सेकेंड करता था, पर जो वहाँ का माहौल था उतना अच्छा नहीं था कि मैं कोई बड़े कंपटीशन को फेस कर सकूं। लेकिन जब मैं स्नातक की शिक्षा पूरी की तो मुझे ये महसूस हुआ कि अब मुझे पटना जाकर कोई बड़ी शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। तो उस समय मैं एलएलबी में एडमिशन लिया और एलएलबी करने के दौरान मुझे ये ज्ञात हुआ कि बीपीएससी, यूपीएससी करने से बड़े बड़े पदाधिकारी बनते हैं। तो मैं भी उसका सिलेबस लाया। जब सिलेबस मैं लिया तो मुझे समझ में आया कि ये मैं भी लिख सकता हूँ। उस समय मेरा एज 20 इयर्स हुआ था और यूपीएससी के एग्जामिनेशन का मिनिमम एज 21 इयर्स था। तो ग्रामीण परिवेश में पढ़ने के कारण मेरी इंग्लिश कमज़ोर थी और अच्छे अच्छे जो बुक्स हैं वो इंग्लिश में थे। तो मैं 1 साल पूरा इंग्लिश का कोचिंग किया, इंग्लिश का राइटिंग, इंग्लिश का स्पीकिंग, और जब अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ने की क्षमता मुझे विकसित हो गई तब मैं अच्छे अच्छे बुक्स लिया और उसके बाद 1 साल जम के तैयारी यूपीएससी का किया। पहली बार मैं यूपीएससी पीटी निकाला, मेंस दिया और मेंस में सफल नहीं हो सका। सेकेंड चांस जब मेरी उम्र तब तक 22 साल हुई, मेरे फादर का कहना था कि एक बार बीपीएससी दे लो। तो मैंने यूपीएससी को ड्रॉप कर दिया और ड्रॉप करके बीपीएससी दिया। उस समय बीपीएससी में 3 पेपर हुआ करता था और यूपीएससी में 2 पेपर हुआ करता था। यूपीएससी में दोनों पेपर बहुत भास्ट होते थे और बीपीएससी में थोड़ा शॉर्ट होते थे। तो मैंने पहली बार फर्स्ट एज में बीपीएससी दिया और उसका उस समय रिजल्ट लगभग 3 साल के बाद आता था, यानी 3 साल के बाद। 3 साल के बाद 85 का एग्ज़ाम मैं 86 में दिया और 89 में उसका निर्णय आया। तो जब उसको मैं एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद मैं फिर यूपीएससी दिया मेंस, लेकिन नहीं हो सका। फिर थर्ड टाइम भी मैं यूपीएससी मेंस दिया, फिर वो नहीं हो सका। तब तक ये रिज़ल्ट आ गया और मैं इस सेवा में प्रवेश कर गया। और इस सेवा में विभिन्न पदों पर रहने के बाद मैंने अपने कैरियर को बचाया। मैं कोई गलत काम में उलझने से बचे, फील्ड की पोस्टिंग से बचते थे और मुख्यालय की पोस्टिंग को प्रीफर करते थे। और इस तरह एक लंबी जर्नी के बाद 2006 ईस्वी से आईएएस में मैं प्रोन्नत हुआ और लगभग 2010 के बाद लगातार सचिवालय में अपनी सेवा दी। मैं 7 साल एक विभाग, जल संसाधन विभाग में डायरेक्टर लैंड एक्विजिशन के रूप में रहा। लॉज का अच्छा ज्ञान होने के कारण हमें लैंड लॉज की भी अच्छी जानकारी वहाँ प्राप्त हुई। उसके बाद मैं फाइनेंस में रहा। फाइनेंस में एज ए स्पेशल सेक्रेटरी गया था, फिर वहाँ सेक्रेटरी बने, फिर मैं हेल्थ सेक्रेटरी बना और उसके बाद वहाँ से 4 महीना हेल्थ सेक्रेटरी रहने के बाद मैं पूर्णिया और सहरसा का कमिश्नर बना और 8 महीने के बाद मैं ये जर्नी तय की और पूरी की। हमारा एक पहला सवाल है जो हर बिहारी को दिक्कत होती है, वो है इंग्लिश की। इंग्लिश के प्रॉब्लम को आपने सॉल्व उस वक्त कैसे किया और अब के बच्चे कैसे सॉल्व करें?
इंग्लिश उस समय एक इंडियन नेशन पेपर आता था। मैं एक पेपर पहले ख़रीदा और उसके जितने क्लिष्ट वर्ड्स हैं उसका वर्ड्स का अर्थ हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखता था और रोज़ उसे रटता था। इस तरह से एक दिन ये स्थिति आई कि पूरे एक पेपर में एक भी वर्ड ऐसा नहीं हुआ जिसका मैं अर्थ नहीं बता सकता था। फिर एक महीना के बाद मैं दूसरा इंडियन नेशन लिया, फिर उसमें जो क्लिष्ट वर्ड थे फिर उनको मैं लिखना और भार्गव डिक्शनरी और जो इंग्लिश टू इंग्लिश से करके उसके बाद मैं ऐसे लिखना शुरू किया। उसके बाद मैं शीशे के आगे खड़ा होकर स्पीच देना शुरू किया। धीरे धीरे मेरा स्पीच देने का इंग्लिश में अच्छी स्थिति हो गई और पटना में लगातार मैं कोचिंग भी किया केवल इंग्लिश का। और इंग्लिश का कोचिंग के दौरान जब अच्छे स्पीच हम देने लगे, अच्छे बुक्स पढ़ने लगे, धीरे धीरे इंग्लिश मेरी अच्छी हो गई। इसलिए जो बच्चे गांव से आते हैं उसको कभी ये नहीं, अपने आप में ये नहीं झांकना चाहिए कि मैं कमज़ोर हूँ। उसको हमेशा सोचना चाहिए कि आई कैन डू एवरीथिंग। चैलेंज आपके पास है और शक्ति आपके अंदर है। उस शक्ति को यदि आप स्वीकार करते हैं तो चैलेंज को आप स्वीकार करेंगे और चैलेंज पर आप जरूर भी जा पाएंगे। यही गांव के बच्चों को मैं हमेशा संदेश देता हूं। मैं जितने समारोह में जाता हूं यही संदेश देता हूं। हमारा एक सवाल है सर, लखीसराय का एक आम लड़का जब बाहर निकला उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्या उस दौर में फाइनेंशियली क्राइसिस हुए आपके पास? मैं घर से थोड़ा फाइनेंशियली ठीक ठाक था। मेरे फादर ओल्ड ग्रेजुएट थे और उनका ये चाहत थी कि हमारा लड़का अच्छा करे, इसलिए फाइनेंशियली वो कभी मुझे कमी नहीं झेलने दिए। उनका एक ही कहना था कि बेटा पढ़ो और जो इसमें खर्च होगा वो मैं जुटा लूँगा। फाइनेंशियली कभी हमको क्राइसिस नहीं हुआ। पढ़ने का माहौल पूरा मिला और मैं धीरे धीरे अपना गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। अच्छा, 90 का दशक के दौर में कई पदाधिकारी हुए जिसमें आप भी हुए। 90 के दौर के पदाधिकारियों में और अब के दौर के पदाधिकारियों में क्या अंतर है? 90 के दौर के पदाधिकारियों में जो उस समय का माहौल था, उस समय बहुत सारी सर्विसेज नहीं थे। प्राइवेट सर्विसेज का घोर अभाव था। केवल केंद्रीय सरकार और बिहार सरकार, बैंकिंग, यही सब सेवाएं हुआ करती थी। उस समय कड़ी मेहनत के बाद लोग नौकरियां पाते थे। अब उसका स्कोप बड़ा हो गया है। अब बहुत लोग सरकारी सेवा को नहीं पसंद करते हैं और वो आपके प्राइवेट सर्विसेज में भी जा रहे हैं। अब जैसे IITN का क्रेज आ गया, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, बड़े बड़े पैकेज में आ गए। लेकिन सोच की जहां तक बात है, अभी के बच्चे जो आ रहे हैं वो आर्थिक सोच की ओर ज़्यादा अग्रसर हैं। उस समय के बच्चे जो आते थे वो उस समय आर्थिक जो खर्च करने के संसाधन कम थे, इसलिए उसका माइंडसेट उसी दृष्टिकोण से अभी भी है। बदलते बदलते भी वो आधुनिक बच्चे की तरह उसका सोच अभी भी नहीं हुआ है। वो समाज के प्रति समर्पित रहते हैं। वो उनमें संस्कार ये है कि आम जनता का भी कुछ काम करें। ये सब चेंज, माइंडसेट का चेंज अब है। अच्छा सर, एक जो बातचीत कर रहे थे इसमें आपने बताया कि आपने BPSC भी किया, आपने UPSC भी किया जी। इसके पीछे की सफलता के क्या राज है? UPSC में मैं एक पेपर लॉ रखा था। लॉ उस समय का बहुत क्लिष्ट सब्जेक्ट हुआ करता था, टफ होता था, आज भी है। आज भी कोई UPSC का लड़का ये नहीं कह सकता है कि मैं लॉ रख के UPSC कम्पीट कर लिया, बिरले मिलेगा। तो मैंने चूँकि LLB मैं कर रहा था तो मैंने उस चैलेंज को स्वीकार किया कि चूँकि शुरू से हमें चैलेंज लेने की हमेशा संभावना रहती थी और हमेशा मैं चैलेंज को स्वीकार करता था। तो जब मैं सेकेंड टाइम UPSC दे रहा था तो हमारे साथ जो मित्र हमारे थे, जो अभी मैंने IPS हुए हमारे साथ रह के और गुजरात कैडर में रहे, अब वो भी रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप सब्जेक्ट बदल लो, एग्रीकल्चर लो, पॉलिटिकल साइंस लो। मैंने कहा नहीं, मैं ये इस सब्जेक्ट से ही करूँगा। लेकिन उस सब्जेक्ट में अच्छा नंबर नहीं आने के कारण मैं उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर सका।
लेकिन बीपीएससी में उसी लॉ में बहुत मार्क्स मैंने लाया और पूरे बिहार में उस समय मेरा 40वां रैंक था। उस वक्त के 40वें रैंक का 40वें रैंक आया था। सर हमारा एक सवाल, साधारण सा सवाल होता है, हर एक आईएएस से मिलते हैं तो एक सवाल कॉमन होता है। वो कॉमन सवाल ये है, जब से आप आईएएस बने तब से लेकर अब तक जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण फैसले क्या रहे हैं आपके जीवन में? जन कल्याण के सबसे महत्वपूर्ण फैसले ये रहे, मैं जब सचिवालय में भी था तो सूचना के अधिकार का अपील की सुनवाई करता था, लोक शिकायत के भी कुछ मामले में असिस्ट करता था और मेरा हमेशा भावना रहा कि मेरे पास जो आए हैं, जो जनता है, जिसको काम है, जिसको समस्या है, उस समस्या को मैं वो अपने ऊपर लूँ। मैंने उस लगे कि ये मेरी समस्या है, हाउ टू सॉल्व यू, इसको कैसे सॉल्व करें और क्या क्या एक्ट रूल्स सरकार के नियम हैं जिसके अंदर उन्हें मैं निदान करूं। मैं इस दिशा में शुरू से अग्रसर रहा और लास्ट तक हम इस दिशा में काम करते रहे। लास्ट आप इस दिशा में काम करते रहे। नई पीढ़ी के जो बच्चे आईएएस बन रहे हैं उसके लिए आपके पास कौन से टिप्स हैं जो ये वीडियो देखेंगे, जो बच्चे आईएएस बनेंगे और जब आईएएस के दौर में आएंगे और जब वो पदाधिकारी बन जाएंगे तो उनके लिए क्या विशेष टिप्स है ताकि वो बेहतर आईएएस ऑफिसर कहलाएं? सबसे बड़ी बात है कि जब राजतंत्र समाप्त हुआ और प्रजातंत्र में हम अब रह रहे हैं, तो प्रजातंत्र में ये पूरा तंत्र जो है तो प्रजा के लिए काम करना है। ये मानसिक सोच बदलना होगा आज के बच्चों को, जो अफसर आ रहे हैं। अपनी सुख सुविधाओं के चक्कर में कुछ अफसर प्रजा की बात को नहीं सुनते हैं। तो और दूसरी बात है कि प्रजा को की जो समस्या है, उस समस्या को जब अपनी समस्या वो समझने लगेंगे। जैसे एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, एक सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति थे जिनके बेटे का देहांत दुर्घटनावश हो गया था। दुर्घटना में सरकार की ओर से अनुदान मिलता है, तो अनुदान के प्रथम दावेदार उनकी पतोहू थी और पतोहू दावा कर रही थी, बहू, और उनके फादर नहीं चाहते थे कि हमारे पुत्र के मरने के बाद बहू को वो पैसा मिले। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आज आपका दामाद क्या डेथ हो गया होता और तब आप क्या चाहते कि आपके समधी को पैसा जाए या आपकी बेटी को पैसा जाए? तो बोले नहीं सर, तब तो चाहते कि हमारी बेटी को पैसा जाए। हम कि बस अब आप निर्णय ले लीजिए कि जिस लड़की ने अपना घर त्याग करके आपके बच्चे के साथ शादी की और उसका 2 महीना में देहांत हो गया तो उस पर उसका अधिकार है। तो इस तरह से जब किसी व्यक्ति को ये लगता है कि ये मेरा समस्या है और तब उस समस्या का आप निदान ढूंढने लगे, तो ये अफसरों को अब सोचने का समय आ गया है और ये करना पड़ेगा आज या कल, क्योंकि जागरूकता लोगों में भी बढ़ रही है, शिक्षा बढ़ रही है। जब तक लोग अशिक्षित हैं तब तक आप जितना दिन उनको इधर उधर की बात कह के समझा सकते हैं, लेकिन जिस दिन शिक्षा बढ़ती जाएगी तब आपको तंत्र पर भी नियंत्रण प्रजा का बढ़ता जाएगा। जी सर, हमारा सवाल रहता है कि आईएएस जब नौकरी कर रहे होते हैं तो कई आईएएस को ये देखा जाता है कि वे ना लोगों से मिल पाते हैं, ना लोग उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। तो अगर किसी आईएएस से कनेक्शन ना हो पाए या कोई पदाधिकारी हो, जिला पदाधिकारी हो, उनसे कनेक्शन आम आदमी का ना हो तो एक आम आदमी क्या करे? क्योंकि ताकत कहा जाता है कि वस्तुतः आम आदमी के पास ही है, लेकिन अगर आम आदमी से ही अगर डीएम साहब दूर रहे या कोई पदाधिकारी दूर रहे तो वो कैसे उन तक मिलने के प्रयास करें? पहला तो है कि सिस्टम में उससे सीनियर ऑफिसर से मिलिए, उससे सीनियर ऑफिसर नहीं मिलते हैं तो उनसे सीनियर ऑफिसर से मिलिए, वो नहीं मिलते हैं तो आप राज्य सरकार को नोटिस में दीजिए, राज्य सरकार के लोगों का ध्यान आकृष्ट कीजिए। कुछ लोग तो जैसे अब इसमें सत्याग्रह करते हैं, आंदोलन भी करते हैं और ध्यान आकृष्ट करते हैं। आकृष्ट करने का तरीके अलग अलग होते हैं। मान लीजिए फ़ोन नहीं उठाते हैं तो आप राइटिंग में उनको दीजिए, आप मेल पर उनको भेजिए और लगातार मेल पर बहुत सारे सरकार ने बहुत सारे कानून भी पास किए हैं जिसमें आप उनके विरुद्ध आवेदन दीजिए। बहुत सारे
संगठन बनाए गए हैं, लोकायुक्त बनाया गया है कि जो उनका ध्यान मानवाधिकार बनाया गया है। मान लीजिए कि कोई मानव के अधिकार का हनन कर रहा है और चारों तरफ दौड़ के भी उसका काम नहीं हो रहा है, तो मानवाधिकार आयोग में जाएंगे, लोकायुक्त में जाएंगे। बहुत सारे संगठन ऐसे बनाए गए हैं सरकार की ओर से। जी। बिहार में सर आपका सफ़र कैसा रहा, ये ज़रूर मैं जानना चाहूँगा। बिहार में मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा। मैं खगड़िया ज़िले से अपना नौकरी प्रारंभ किया था। खगड़िया में मैं ट्रेनी डिप्टी कलेक्टर के रूप में ज्वाइन किया था। 16 मई 89 में मैं ज्वाइन किया वहाँ। यानी कि इन्होंने 90 का दशक देखा है। हाँ, और वो 89 में 1 साल की ट्रेनिंग के बाद मैं नौबतपुर, ये राजगीर और कुछ माह सरैया में रहा। सरैया में मेरा 7 दिन में 2 ट्रांसफ़र हुआ और उस ट्रांसफ़र के बाद मैंने उस ट्रांसफ़र आदेश को चैलेंज किया हाई कोर्ट में, और वो चैलेंज करने के बाद क्वैश भी हुआ था, और क्वैश होने के बाद मैंने वहाँ काम किया था। फिर 6 माह में मेरा ट्रांसफ़र हुआ और मुझे फिर दुमका जाना पड़ा। दुमका में मैंने 3 साल सेवा दी। फिर विभिन्न मिनिस्टर्स के मैं प्राइवेट सेक्रेटरी भी रहा और राजनीतिज्ञों की गतिविधियां और सरकार के उच्च निर्णय को भी देखने का हमें मौका मिला। मुझे राज्य निर्वाचन आयोग में भी रहने का मौका मिला। जिस समय यहाँ विधानसभा और लोकसभा का परिसीमन का कार्य चल रहा था, उस समय उसमें मैंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। उसके बाद मुझे बेगूसराय ज़िले में बलिया में अनुमंडल पदाधिकारी रहने का अवसर मिला। उसके बाद मैं डायरेक्टर लैंड एक्विजिशन के रूप में लगभग 7 साल जन संसाधन में काम किया, वित्त विभाग में काम किया, हेल्थ सेक्रेटरी के रूप में काम किया, और अंतिम रूप में आयुक्त पूर्णिया और सहरसा के रूप में काम कर आज मैं सेवानिवृत्त हो गया। आपने सर 2 बात की, 90 के दशक की मैंने बात की। लालू जी के कार्यकाल में एक विशेष बात कही जाती है कि उस वक्त ऑफिसर्स की कम, नेताओं की ज़्यादा चलती थी, और आजकल ऑफिसर्स की ज़्यादा चलती है और नेताओं की कम चलती है। इन दोनों बातों में कितनी सत्यता है? ऐसी बात नहीं है। उस समय जो था सो सामाजिक परिवर्तन का दौर था। समाज में जो लालू जी के समय एक अगड़े पिछड़े का एक आंदोलन चला था, और आंदोलन के दौरान समाज में जो कठिनाइयाँ आ गई थी और कुछ लोग जो पिछड़ गए थे, गरीब लोग, उनको आगे खींचने का जो काम चल रहा था, तो परिवर्तन के कारण उस समय थोड़ी सी विषमताएं आई थी। धीरे धीरे सरकार ने उसे सिस्टमेटिक किया और धीरे धीरे अब काम ठीक ठाक होने लगा। ये ज़रूर है कि अभी ऑफिसर्स को ओपन हैंड काम करने का दिया गया है, लेकिन ऐसी नहीं बात है कि सरकार पूर्ण नियंत्रण में उस पर रखती है, और सरकार ने जनता के हित के लिए बहुत सारे नियम्स, कानून, रेगुलेशंस पास किए ताकि उसकी समस्याओं का निदान किया जाए। सरकार की ओर से कोई कमी नहीं रखी गई है। अगर कमी है तो हम लोगों में कुछ है जो धीरे धीरे इसका निदान होगा। निदान इसका किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ श्री गोरखनाथ जी, और इन्होंने अपनी लाइफ जर्नी को हमारे साथ बैठकर एक्सप्लेन किया। बहरहाल आपको हमारा यह इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9 को सब्सक्राइब अभी कर रहे हैं। शुक्रिया। थैंक यू।